स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। मेरा नाम मनीष है और आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर यानी मानव विकास पढ़ाने वाला हूं। अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को कवर करना है वे टॉपिक को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। उतना ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है और ये जो चैप्टर है वो बहुत आसान है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा क्योंकि आप एक मानव हो, आप एक व्यक्ति हो और आपसे संबंधित ये चैप्टर है, मेरे से संबंधित ये चैप्टर है। इसमें हम मानव विकास का परिचय जानेंगे, उसका अर्थ भी जानेंगे और उसकी अवधारणाएं भी जानेंगे। मानव विकास का क्या उद्देश्य है, यानी मानव अपने आप को विकसित कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ा रहा है, पैसे ज्यादा कमा रहा है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है। मानव विकास की 4 आधार है ना शिलाएं हैं, कहोगे ठीक है। मानव विकास के उपागम को जानोगे, फिर मानव विकास सूचकांक जिसको HDI कहा गया है शॉर्ट में, इसको जानेंगे। ठीक है, चलो आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिरूप। मतलब भारत में मानव का विकास और भारत में राज्यवार मानव विकास के प्रतिरूप। तो इन सब चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मानव विकास एक्चुअल में होता क्या है मेरे भाई मेरे सखा। तो मानव विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास या आय में वृद्धि नहीं है। मतलब मानव विकास का मतलब पैसे कमाना, और पैसे कमाना यानी पैसे को बढ़ाते रहना, वो एक्चुअल में विकास नहीं है। वास्तविक विकास वह है जिसमें लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो, मतलब जिंदगी जीने का तरीका उनका बेहतर हो, उन्हें स्वास्थ्य, जीवन, शिक्षा, सम्मानजनक जीवन स्तर, अपनी इच्छा अनुसार जीने की अवसर प्राप्त हो। यानी एक व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सम्मानजनक जीवन हो, यानी जहां आप रह रहे हो वहां आपका इज्जत हो और इंसान अपने अनुसार जिंदगी को जिए। एक्चुअल में ये मानव विकास है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहा है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, उसके पास शिक्षा भी है, समाज में इज्जत भी है, तो वही एक्चुअल में मानव विकास है। यानी एक पुरुष अपने आप को एक्चुअल में विकसित कर पा रहा है या स्त्री, कहोगे ठीक है। मानव विकास की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य ही किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन है, इसलिए विकास का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जैसे मान लो ये भारत देश है, समझो ठीक है। तो भारत देश के अंदर जो मनुष्य है ना, अगर मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाएगा या मनुष्य ही विकसित करेगा अपने आप को, तो देश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। कहोगे हाजी सर कहीं ना कहीं देश किससे बना है, हम लोगों से बना है, मानव से बना है, मानव से आगे चल रहा है। तो मानव अपने आप को बेहतर करेगा, अपने जीवन को बेहतर करेगा, तो देश ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। कहोगे ठीक है। मानव विकास का परिभाषा कर देना हो 2 नंबर में, तो मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के विकल्पों यानी चॉइसेस का विस्तार किया जाता है ताकि वे लंबा या स्वस्थ या ज्ञानपूर्ण तथा सम्मानजनक जीवन जी सके। कहोगे हाँ सर, तो हमें समझ में आ गया कि व्यक्ति अपने अनुसार जीवन को जी सकता है, तो वही मानव विकास है। मानव विकास की अवधारणा को हम देख लेते हैं। मानव विकास की अवधारणा को हम लोग देखते हैं। पहले विकास का अवलोकन केवल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता था। मतलब अवलोकन का मतलब विकास का अवलोकन, जिससे कि ये देखा जाता था, जिससे मान लो एक जगह है, ध्यान से समझना, ये जगह है, यहाँ पर कितने लोग कमाते हैं उनके पैसे को देखा जाता था, उनके पैसे को देखा जाता था वो कितने कमाते हैं, और उसके आधार पर कैपिटा इनकम निकाला जाता था, मतलब प्रति व्यक्ति आय। उससे पता चलता है कि राष्ट्रीय का टोटल आय क्या है। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि केवल अधिक आय होने से लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। फिर बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया, अरे यार लोग तो कमा रहे हैं लेकिन ऐसे जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती है लोगों की, ठीक है। तो उसके बाद कहा गया कि यदि किसी देश में शिक्षा का स्तर कम हो, स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हो, मतलब किसी को अच्छा स्वास्थ्य नहीं बन पा रहा है या उसकी सेवा नहीं मिल पा रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है कोई देश में, गरीबी और असमानता हो, मतलब एक तरफ गरीब लोग हैं और एक तरफ बहुत अमीर लोग हैं, असमानता फैला हुआ है, डिफरेंस अलगाव फैला हुआ है, लोगों में भेदभाव फैला हुआ है, तो उस देश को पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जाता है। समझ में आपको आ गया होगा कि शिक्षा का स्तर जहाँ कम है, स्वास्थ्य सेवा कमजोर है, मतलब स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी ज्यादा है और गरीबी और असमानता यानी भेदभाव है, तो देश कभी भी विकसित नहीं माना जा सकता है, ये निष्कर्ष निकाला गया। इसी कारण मानव विकास की अवधारणा सामने आई, जिसमें मनुष्य को विकास का केंद्र माना गया। ठीक है, तो मनुष्य को ही विकास का केंद्र माना गया, ये नहीं मनुष्य के कमाई को विकास का केंद्र नहीं माना गया, याद रखना।
मनुष्य को यहाँ पर इंपॉर्टेंस माना गया लाडलो, जैसे तुमको हमको माना गया। आप अपने जीवन को बेहतर जी रहे हो, अपने आप को जब अच्छा कर लोगे तो देश के लिए भी आप अच्छा करोगे, कुछ ना कुछ बेहतर तो करने लगोगे। कहोगे हाँ जी सर, तो उस तरह से समझ में आपको आया। छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो आपको मस्त तरीके से समझ में आएंगी। आगे आगे देखते हैं मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य, यानी मानव अपने आप को विकसित कर रहा है तो उनके क्या उद्देश्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति को लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करना, यानी हर व्यक्ति को भैया लंबे समय तक वो जिंदा रह सके, उसका स्वास्थ्य यानी कोई हेल्थ ना बिगड़े, कोई बीमारी उमारी ना हो। सबसे पहला कारण तो यह है मानव विकास का आगे बढ़ने का। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, मतलब अच्छे क्वालिटी में शिक्षा मिले, उन लोगों को बेहतर शिक्षा मिले। सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना, मतलब इज्जत उज्जत वाला भैया जीवन हो सबका। लोगों के विकल्पों और अवसरों का विस्तार करना, लगे मतलब मेरे को नौकरी करना है तो मेरे पास विकल्प होने चाहिए, मैं कौन नौकरी करना चाहता हूँ, इस तरीके से। समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यानी लोगों को समानता का अधिकार देना, हर कोई बराबर है। सामाजिक में न्याय, यानी कि उनको हक मिले, वो जो करना चाहते हैं, कोई रोक वोक ना लगाया जाए, तो उनको न्याय मिले, उसका बढ़ावा दिया जाए। मानव की क्षमताओं का विकास करना, यानी मानव के अंदर जो क्षमता है उसको कोई समझे, उसको आगे बढ़ाए, उसका विस्तार कराए। एक्चुअल में ये मानव विकास है। तो मानव विकास के कुछ उद्देश्य थे। पहला था लंबा जीवन जिए, इंसान स्वस्थ रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सम्मानजनक जीवन मिले, लोगों के पास विकल्प हो नौकरी वगैरह करने का, समानता का अधिकार हो समाज में, किसी के साथ कोई भेदभाव वगैरह ना हो, तो ये था। मानव विकास क्यों आवश्यक है, यानी मानव का विकास करना जरूरी क्यों है मेरे भाई। आपका विकास करना क्यों जरूरी है, मेरा विकास करना क्यों जरूरी है, जरा बताओ, जरा बताओ। तो ध्यान से देखना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, लोगों की जीवन की गुणवत्ता मतलब लोग अगर जिंदगी जी रहे हैं तो उनको ऐसा लगे कि यार और जिंदगी मेरे को जीनी चाहिए, क्या मेरा लाइफ है मस्त वाला, है ना उस तरह से। गरीबी एवं बेरोजगारी कम करने के लिए मानव विकास क्यों जरूरी है, गरीबी को खत्म कर दो, बेरोजगारी को खत्म करो, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाओ, कोई बीमार उमर ना पड़े, समाज में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या देश में समग्र एवं सतत विकास के लिए। तो वे आवश्यकताएं हैं मानव विकास की। नोट में यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, जहां से आपको सारे याद हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव जितना बन सकता है। जैसे मेरे सखा, विकास का केंद्र बिंदु क्या है, मनुष्य। याद रखना, अगर विकास कराना है देश के अंदर तो किसका कराना है, मनुष्य का, आदमी का, औरत का, लड़का लड़की, इन सभी का। मानव विकास का उद्देश्य क्या है, लोगों के विकल्पों का विस्तार करना, लोगों के पास विकल्प हो। अगर मैं नौकरी करना चाहता हूँ तो 3-4 तरीके से मेरे पास विकल्प होना चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे को कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरे पास विकल्प होने चाहिए। केवल आय बढ़ाना ही विकास नहीं है, याद रख लेना, केवल आय बढ़ाना विकास नहीं है, अपने महीने को बढ़ाना, सैलरी को बढ़ाना, ज्यादा पैसे कमाना, ये विकास नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन ही मानव विकास के आधार हैं। तो स्वास्थ्य अच्छा, शिक्षा अच्छा और सम्मानजनक जीवन आप जी रहे हो, यही मानव विकास है। कहोगे हाँ जी सर, हमें समझ में आ गया है, बिल्कुल फील आ रहा है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरे भाई, मेरे सखा, आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी बात याद रखना, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। मानव विकास की 4 मतलब आधारशिलाएं। तो मानव विकास के 4 गो आधारशिलाएं हैं, मतलब मानव विकास कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। मानव विकास केवल लोगों की आय बढ़ाने के लिए सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा विकास है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले, सुरक्षित भविष्य मिले और अपनी क्षमता का विकास करने का भी अवसर तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, मतलब आजादी हो। यानी व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सकता है, उसका भविष्य सुरक्षित हो, मतलब आने वाला समय में वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, अपने आप को विकास कर सकता है अपनी क्षमता के आधार पर। तो ये एक्चुअल में मानव विकास है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानव विकास की 4 प्रमुख आधारशिलाएं मानी गई हैं। सबसे पहला है समता, जिसको बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं, इक्विटी। सबसे पहला है समता, क्षमता नहीं है, समता है, इसको समझते हैं। इसका अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हो। यानी कि समता का अर्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो तो समाज में उसको कोई बिना भेदभाव के, तुम कौन जाति के हो, तुम कौन कलर के हो, तुम विकलांग हो, ये सब ना देखते हुए उसको समान अवसर मिले।
एक गांव में दो व्यक्ति रहता है, काले गोरे, दोनों को समान अवसर मिले। एक गांव में दो व्यक्ति रहता है, एक अच्छा है, एक का गोड़ कटा हुआ है, मान लो लंगड़ा है या विकलांग है, तो दोनों को समान अवसर मिले, पढ़ने के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, हर चीज के लिए भी। कहोगे यही है इक्विटी, यही है समता। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्तर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तू हई जाति का है, धर्म का है, लिंग का है, या लड़का है, लड़की है, भाषा तुमको नहीं आता हिंदी इंग्लिश, ये सब कुछ नहीं देखा जाना चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई मेरे लाडलो? कहोगे बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गई। समता है क्या, और समता की आवश्यकताएं देख लेते हैं। शिक्षा में समान अवसर मिले सबको, जाति धर्म न देखा जाए, स्वास्थ्य सेवाओं में भी समान पहुंच हो सबका। आप जहां इलाज करा पा रहे हो, बड़े लोग हो, वहां छोटे लोग भी इलाज करा पाए, जाति रंग वगैरह ना देखा जाए। रोजगार के समान अवसर मिले, यानी जॉब वगैरह करने का। महिलाएं एवं पुरुषों के लिए समान अधिकार हो, महिला पुरुष में ना देखा जाए, तू आदमी है तुझको ये करना चाहिए, तू तो औरत है तुझको नहीं करना चाहिए, ना ना ना, ऐसा ना देखा जाना चाहिए, बहुत गलत चीज है। दोनों को समान नजर से देखा जाना चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को कम करना। समाज में कोई लोग को नीच समझा जाता है, किसी को ऊपर समझा जाता है, किसी की आर्थिक स्थिति को देखकर उसको बलवान, यानी पैसे से संबंधित कोई अगर अमीर है तो उसको बलवान समझा जाता है। तो ये असमानता नहीं रहनी चाहिए। सब गरीब हो अमीर हो, सबको एक नजर से देखा जाना चाहिए, तब मानव विकास होगा। यदि किसी गांव में लड़कों और लड़कियों दोनों को समान शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं तो यह समता का उदाहरण है। यानी एक गांव है, यहाँ पर एक जुल्फी वाली लड़की है, मान लो चोटी रखी है, और मान लो एक लड़का है जो कि हेयर स्टाइल बना कर रखा है ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो बॉय है, एक गर्ल है, तो इन दोनों को समान अवसर एक गांव में मिलना चाहिए। अगर लड़की पढ़ना चाहती है, लड़का पढ़ना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि लड़की है तो क्यों पढ़ने जाएगी, साइकिल क्यों चलाएगी, बाइक क्यों चलाएगी, कार क्यों चलाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहोगे ठीक है सर, दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये था समानता। मैं उम्मीद करता हूं कि समानता में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे सखा, कोई दिक्कत समानता में आपको नहीं होगा। कहोगे ना होगा सर, बिल्कुल ना होगा। दूसरा है सतत पोषणीयता, इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी। कहोगे ठीक है, ये क्या है सतत पोषणीयता? ध्यान से देखेंगे। सतत पोषणीयता का अर्थ है किसी वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। समझ रहे हो? मतलब आज की जो पीढ़ी है वो अपने आप को इतना बेहतर कर ले कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं आज अच्छा खासा पैसे कमा कर रख लूंगा, समाज में इज्जत कमा कर रख लूंगा, समानता में रहूंगा जीवन, तो मेरा जो बेटा आएगा भविष्य में, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम? मतलब उसका जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये है अगला पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आपकी अच्छा रहे, उसको कोई कष्ट न करना पड़े, ये सतत है। कर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, पर्यावरण की सुरक्षा कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। पैसे केवल नहीं जुटाना है, मतलब वातावरण को आप आज सही रखो तो आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छी रहेगी। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करो, मतलब प्राकृतिक संसाधन, मान लो पेड़ है, नदी है, सबकी रक्षा करो तुम। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करो, संसाधन का अच्छे से उपयोग करो ताकि वो आज बर्बाद ना हो, ताकि अगली पीढ़ी अच्छी रहे, मेरी या आपकी, किसी की भी अगली पीढ़ी अच्छी रहे। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षित रखना जरूरी है। कहोगे हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैंने लिख दिया उदाहरण के लिए, जैसे देख सकते हो वर्षा जल संचयन। वर्षा जल यानी कि अगर बारिश हो रहा है तो उस पानी को इकट्ठे करके कहीं रख दो। वृक्षारोपण, आज जितना हो सके उतना आप पेड़ लगाओ। सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग करो, जितना हो सके बिजली का कम, सौर का ज़्यादा इस्तेमाल करो, हवा का ज़्यादा इस्तेमाल करो, नेचर का, पंखा कूलर लगा के क्या करोगे भाई, पेड़ कटवा के। समझ रहे हो ना? जल एवं ऊर्जा की मतलब बचत करो, जल बचाओ, ऊर्जा बचाओ। कहोगे ठीक है सर, हम समझ गए। अगला है उत्पादकता। ये क्या है? इंग्लिश में इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। कोई कहता है ना इंसान प्रोडक्टिव नहीं है, इट मीन्स समझते हैं। उत्पादकता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और कौशल का पूर्ण उपयोग करके अधिक उत्पादन कर सके तथा अपनी आय और जीवन स्तर में सुधार ला सके। यानी एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब ये तेज है। इसके अंदर जो भी गुणवत्ता है, माने तेजपना है, उसको ज्यादा से ज्यादा इंसान उपयोग कर सके। समझ रहे हो? और उससे आय बढ़ाए, अपने जीवन का स्तर सही कर ले। यानी एक व्यक्ति के अंदर जो भी प्रोडक्टिविटी है,
यानी जो भी खासियत है, जो भी कौशल है, स्किल्स है, उसके मदद से वो अपने आज के जीवन को बेहतर कर ले। ये है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। आपके अंदर भी प्रोडक्टिविटी होगा किसी काम को लेकर, तो उस काम को इतने गहन तरीके से आज कर दो कि आने वाली पीढ़ी आप पे गर्व महसूस करे, या आज आपका जीवन काफी अच्छा हो जाए मेरे सखा। देखो, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका क्या है? सबसे पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी बहुत ही अच्छा शिक्षा लेना। आप जो चीज की पढ़ाई कर रहे हो उसमें काफी अच्छे तरीके से मचा डालो। आज पढ़ रहे हो, आज आप काफी प्यार से पढ़ लो, अच्छे से नॉलेज आज बटोर लो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद है तकनीकी प्रशिक्षण। तकनीकी प्रशिक्षण लो, मतलब अलग अलग तरीके से जो भी आप जान सकते हो, टेक्निकल में ले लो या जो भी हो सकता है, ठीक है, तो आप ले सकते हो जो भी आपको जहाँ पर भी साधन मिल रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, जितना हो सके उतना स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो अगर आप प्रोडक्टिव हो जाओगे तो ये सब चीज मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्टिव है, उत्पादकता उसके अंदर है, मतलब कोई स्किल है, तो आय में वृद्धि हो सकती है, वो पैसे कमा सकता है, उसकी महीना बढ़ेगा। आय वृद्धि मतलब उसका मंथली सैलरी बढ़ेगा। आर्थिक विकास तेज होगा, पैसे से संबंधित जो विकास है। जैसे आज मेरा घर छोटा सा है, अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो मेरा आर्थिक विकास होगा, यानी मेरा बड़ा घर बन जाएगा, मेरे पास कार आ जाएगा, बंगलो आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, जीवन का स्तर क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा मेरा, और गरीबी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहोगे ठीक है सर, हमें समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अच्छा, अगला है मेरे भाई सशक्तिकरण, जिसको बोलते हैं इम्पावरमेंट। इम्पावरमेंट, ध्यान से देखना। सशक्तिकरण का अर्थ है लोगों को अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने की शक्ति होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए और अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे मान लो मेरा छोटा भाई है, अब उसका जीवन है, तो उसके अंदर जो भी शक्तिकरण है, शक्तिकरण मतलब अपना डिसीजन वो खुद ले सकता है, ठीक है, अधिक कुछ बेहतर कर सकता है, तो मुझे उसको अवसर देना चाहिए कि भाई तू अपने जिंदगी में डिसीजन खुद ले। इसको बोलते हैं एम्पावरमेंट। क्या बोलते हैं? एम्पावरमेंट। मतलब अगर मैं हूं तो मैं अपना डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकता हूँ। ये मेरे अंदर क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब मान लो मेरे अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, या उतना तरह से मैं मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, मेरे को परिपक्व होना चाहिए ना, मैच्योर होना चाहिए मेरे को, कि मैं अपना डिसीजन खुद ले लूँ। तो वही तो कह रहा है कि सशक्तिकरण का अर्थ है लोगों को अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की शक्ति, अधिकार और अवसर मिले। तो मैं अपने भाई को सब चीज दे दूंगा आज से, ठीक है, तुम भी अपने बहन को दे देना अगर कोई छोटा है तो। सशक्तिकरण के प्रमुख उपाय क्या क्या है मेरे सखा? ध्यान से देखिएगा। शिक्षा का प्रसार, मतलब आप शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हो। आपके पास शिक्षा है तो आप दान भी कर सकते हो, मतलब ढेर लोगों को पढ़ा सकते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को एम्पावरमेंट दे दो, मतलब वो अपना डिसीजन खुद ले सके। तुम मर्द हो तो तुम महिलाओं पे भाई अत्याचार मत करो। ये मत कहो कि तुम कैसे कर सकती हो, तुम तो औरत हो। नहीं, उनको बराबर का अधिकार दो कि वो भी अच्छी डिसीजन ले सके। कहोगे ठीक है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करो। लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक मतलब लोग रह रहे हैं समाज में, उनका जो अधिकार है भाई उसका सम्मान करो, उनको हक दे दो। सूचन और तकनीक तक पहुंचो और सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी बढ़ाओ। तो ये सब तरीका है, ठीक है। और उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ और आपको यहाँ पर ये भी पॉइंट सारा का सारा याद हो जाए जो आप पढ़े हो, ठीक है। तो जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे अपने निर्णय स्वयं लेती है, तो यह सशक्तिकरण कहलाता है। यानी जब एक महिला को आप शिक्षा दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो, संपत्ति में समान का अधिकार दे रहे हो, यानी बराबर का अधिकार दे रहे हो, ठीक है, तो निर्णय स्वयं ले सकती है। और वही सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट का क्या है? डिफिनेशन है मेरे भाई। कहोगे ठीक है। आधारशिला, मुख्य विचार। तो आधारशिला चार को हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले समता पढ़ा, तो सभी लोगों को समान अवसर मिले, समता में हम लोगों ने पढ़ा था। इक्विटी याद हो रहा होगा। सतत पोषणीयता है ये, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण। जैसे आज हम लोग क्या क्या बचा कर रखते हैं कि आने वाली पीढ़ी बहुत हम लोगों पे गर्व करेगी, अच्छे से रहेगी। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी पढ़ा था ना हम लोगों ने। क्षमता एवं कौशल बढ़ाकर उत्पादन और आय में वृद्धि करना। अपनी कौशल को बढ़ा लो, अपनी क्षमता को बढ़ा लो, आप पैसे कमाओगे, अपने आय में वृद्धि करोगे, महीना आपका बढ़ता जाएगा। सशक्तिकरण अभी हमने देखा, एम्पावरमेंट, लोगों के निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार देना। यानी जो लोग हैं उन पे अपना अधिकार ना जमाओ, उनका स्वयं का जिंदगी है, वो अपने से हक है उनको डिसीजन लेने का। कहोगे हाँ जी सर, तो ये चारों आपको शॉर्ट में याद हो गया होगा मेरे सखा। क्या बोलते हो, ऐसा कोई पढ़ाएगा?
आपके एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक से ऐसे सवाल देता है कि मानव विकास की 4 आधारशिलाएं कौन कौन सी हैं। तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो याद हो गया सर। इन चारों के बिना मानव विकास पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर एक मानव की जिंदगी में ये चारों चीज नहीं है, समता, सतत पोषण, उत्पादकता और सशक्तिकरण, तो मानव पूरी तरह से अपने आप को विकसित नहीं कर रहा है। मानव विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि मानव जीवन में गुणवत्ता में सुधार है। तो केवल पैसे कमाना ही मानव विकास नहीं कहलाता मेरे भाई। जीवन में वो मानव जीवन में उसकी क्या गुणवत्ता है और अपने जीवन में क्या वो सुधार कर पा रहा है, यही मानव विकास है। क्या मजा आ रहा है सखा? मजा आ रहा होगा भाई। मैं जैसे पढ़ाता हूँ ना, कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं हर चीज को काफी अच्छे तरीके से लेकर आता हूँ, बहुत प्यार से लेकर आता हूँ, एंड आप सभी को पढ़ा देता हूँ, एंड आप सभी को सारी चीजें याद भी हो जाती है। मानव विकास उपागम हम लोग देखने वाले हैं। मानव विकास उपागम देखने वाले हैं। तो मानव विकास की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है। मानव विकास की जो अवधारणा है, जैसे 4 गो अवधारणा हमने पढ़ा, तो धीरे धीरे समय के अनुसार वो चारों अवधारणाएं विकसित हुई है। मतलब मनुष्य अपनाना शुरू किया है समय के अनुसार। विभिन्न विद्वानों ने विकास को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है। मतलब अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से विकास को हमें बताया है। समझ में आपको आ गया होगा। हर किसी का अलग अलग तरीके से कहना है विकास को लेकर। सबसे पहला लोगों ने कहा आय उपागम, यानी इनकम अप्रोच। ये भी एक विकास का स्रोत है। जैसे इस उपागम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का देश की आय, इनकम अधिक है तो उसका विकास भी अधिक माना जाता है। जैसे एक देश के अंदर में कोई व्यक्ति है, अगर उसका महीना 1 लाख मान लो है, तो ये ज्यादा विकसित है। इस विचारधारा में विकास का मुख्य आधार आर्थिक वृद्धि है, यानी ये आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत आ गया। आय उपागम आर्थिक वृद्धि है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उसका जो विकास है वो अधिक माना जाएगा। ये आय उपागम है। नहीं समझ में आया? जैसे तुम्हारा अभी कमाई 0 रुपया है, मेरा 2-4 हजार रुपया है, समझो, तो मतलब मैं आपसे क्या हूँ, आगे हूँ। मतलब अगर मैं पैसा अच्छा खासा कमा रहा हूँ तो इससे मेरा आर्थिक विकास सही है, यानी मैं क्या इसमें आऊंगा, तो मैं आर्थिक वृद्धि में आऊंगा। कहोगे ठीक है। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को विकास का मुख्य आधार मानता है। ठीक है, जैसे अधिक आय तो अधिक विकास है उस व्यक्ति के पास। आर्थिक उत्पादन पर विशेष बल और लोगों के जीवन गुणवत्ता की अपेक्षा आय को अधिक महत्व दिया गया है। लोगों के जीवन गुणवत्ता की अपेक्षा आय को अधिक महत्व दिया गया है। समझ रहे हो? यानी आपके पास कोई भी स्किल है जीवन जीने के लिए तो उससे ज्यादा है। आपके पास अभी स्किल है, पैसे नहीं ना कमा रहे हो मेरे भाई, तो इसको कम रखा गया। लेकिन आप अगर पैसे कमा रहे हो तो इसको ज्यादा रखा गया है। और यही किस में आ गया, तो यही आपका आय उपागम में आ गया। तो आय उपागम क्या कहता है, आपके पास कोई भी स्किल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितना पैसा कमाते हो, मैं उसके अनुसार बताऊंगा कि आप कितना विकास हो, यानी आप अपने आप को कितना विकसित कर पाए हो। समझ में आ गया होगा। दूसरा है कल्याण उपागम। यहाँ पर इसका सीमाएं भी दिया है, देख लो। केवल आय बढ़ाने से जीवन स्तर में सुधार आवश्यक नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अपेक्षा होती है और सामाजिक असमानता का सही आकलन नहीं हो पाता है। दूसरा है कल्याण उपागम, यही देखना था ना। हाँ, उपागम भी पढ़ रहे थे हम लोग। तो दूसरा है कल्याण उपागम। एक कल्याण उपागम क्या होता है मेरे भाई, मेरे सखा, एक कल्याण उपागम क्या होता है? ठीक है, चलो ध्यान से देखो। इस उपागम के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण में वृद्धि करना होता है। ठीक है, तो इस उपागम के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों के कल्याण, यानी लोगों को भला करा जाए। इसके अंदर ये है, सरकार सोचती है लोगों का भला कर दे, शिक्षा दे दे, स्वास्थ्य बेहतर दे दे, हॉस्पिटल वगैरह दे देते, सारी चीजें। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, आवास और सामाजिक सुधार जैसी सुविधा उपलब्ध कराती है इसके अंदर में, है ना। किसी को घर और नहीं दे दिया सरकार, कॉलोनी वोलोनी, कहोगे हाँ सर इसी के अंदर आता है। जनता के कल्याण पर बल दिया जाता है, सरकारी योजनाओं का विस्तार किया जाता है, मैंने बढ़ाया जाता है, गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता किया जाता है, घर वगैरह देकर और कुछ कुछ देकर, और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है इसके अंदर में। कहोगे हाँ सर ये छोटी सी चीजें हैं। इसकी सीमाएं क्या है, लोग सरकार पर अधिक निर्भर हो सकते हैं। इसकी यही तो सीमाएं है ना, अगर लोगों को कुछ मिल रहा है तो सरकार पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। आत्मनिर्भरता का विकास अपेक्षाकृत कम होता है और संसाधनों का उचित उपयोग हमेशा संभव नहीं होता है। संसाधन का उचित उपयोग थोड़ा ना हमेशा होता है, तो सब सीमाएं हैं। अब सरकार कुछ चीजें दे रही है तो उसका अच्छे से उपयोग लोग करते नहीं है, हड़प भी लेते हैं।
तीसरा है आधारभूत आवश्यकताएं उपागम, यानी ये तीसरा है। दो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। पहला जब उपागम देखा था हम लोगों ने, उसमें पैसे को ज्यादा अहमियत दी गई थी, स्किल कौशल को कम, ठीक है। और दूसरा में क्या हम लोगों ने पढ़ा, सरकार मदद करती है गरीबों की, देशवासियों की, कहोगे ठीक है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, है ना, घर देना हो गया, आवास देना हो गया, आवास मतलब घर होता है, कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया। आधारभूत आवश्यकताएं उपागम ये क्या है, इस उपागम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी ये उपागम के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करी जाती है। मान लो आपको क्या चीज़ की जरूरत है, उस पर ध्यान दिया जाता है महत्वपूर्ण तरीके से। जैसे आपको अच्छा खाना देना, आपका स्वस्थ पानी देना, आपको मतलब अच्छा शुद्ध पानी देना, आवास घर देना, वस्त्र देना, ये सब आधारभूत आवश्यकताएं उपागम में आती है। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता, कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया सर। और चौथा है क्षमता उपागम, है ना। क्षमता को बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी यानी आप में क्या कैपेबिलिटी है, आप में क्या क्षमता है, आप मेरे को आके अभी जो मन हो वो कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता होना चाहिए, और उसके बाद जो मैं आपकी लगाऊंगा ना, वो मेरी क्षमता होगी। समझ रहे हो? कहोगे सर क्यों ले रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मतलब क्षमता की बात कर रहे थे ना यहाँ पर। आपके अंदर क्षमता है, 10 घंटे पढ़ सकते हो, मम्मी को प्रणाम कर सकते हो, बहुत सारे पैसे लाइफ में कमा सकते हो, इन फ्यूचर में जाके अच्छा खासा आज पढ़ाई वगैरह कर लोगे, स्किल बना लोगे, तो ये सब क्षमता है मेरे भाई। तो वही है क्षमता उपागम क्या है। यह उपागम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्षमता उपागम को कौन प्रस्तुत किया था, कौन बताया था, तो अमर्त्य, क्या, अमर्त्य, नाम याद रख लेना, अमर्त्य सेन, कहोगे ठीक है। इन्होंने किसे लाया था, क्षमता उपागम को, किसे, क्षमता उपागम को। क्या बात मेरी समझ में आपको आ गई? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो कहोगे जी सर, समझते हैं इसको। इसके अनुसार विकास का वास्तविक उद्देश्य लोगों की क्षमताओं से है ना, और विकल्पों से है। मतलब लोगों के पास क्षमता हो और विकल्प हो कोई भी चीज करने का, है ना, ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी को जी सके। तो उनके पास चॉइसेस हो, मतलब वो जो मन वो कर सकते हैं, और उनके पास बस क्षमता हो, तो ये क्षमता उपागम में आता है। इसकी विशेषता देख लेते हैं मेरे भाई, अच्छे तरीके से देखेंगे, टेंशन मत लो। व्यक्ति केंद्रित विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष बल, समान अवसर प्रदान करना, स्वतंत्रता एवं निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, तो ये मेन क्या था, विशेषता है। 3 को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकताएं, और एक और है 4 नीचे। तो इन सब को आपको शॉर्ट में याद करा देता हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, यही तो मेरी खासियत है ना मेरे भाई। तो आय उपागम के अंदर में आय और आर्थिक वृद्धि, मतलब इंसान पैसे जितना ज्यादा कमाएगा उसका उतना विकास माना जाएगा। कल्याण उपागम में सरकार कल्याण योजना शुरू कर जाती है, लोगों को घर दिया जाता है, खाना दिया जाता है, राशन दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, स्वास्थ्य दिया जाता है, स्कूल में, हॉस्पिटल में अच्छे तरीके से कहा सर। और आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर जैसी चीजों को देना लोगों को। और अगला है उपागम, उपागम में आवश्यकताएं पूरी करी जाती है ना, कहोगे ठीक है। क्षमता उपागम, लोगों की क्षमताओं एवं विकल्पों का विस्तार किया जाता है कि लोगों के पास क्या क्षमता है, उनको कितने विकल्प दिए जा सकते हैं, उस तरह से। एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन देगा, मतलब बुक में आपका है कि क्षमता उपागम के प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको याद कराया है अमर्त्य सेन को। क्षमता उपागम किसने दिया, अमर्त्य सेन ने दिया है, कहोगे ठीक है, याद हो गया हमें। आधुनिक मानव विकास की अवधारणा क्षमता उपागम पर आधारित है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आधुनिक मानव विकास की अवधारणा, है ना, कौन से उपागम पर आधारित है, तो क्षमता उपागम पर आधारित है। केवल आय बढ़ाना मानव विकास नहीं है, तो आपको पता है मानव विकास का वास्तविक उद्देश्य लोगों की क्षमताओं और विकल्पों का विस्तार करना है। तो ये 4 को अच्छी तरीके से याद कर लेना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव विकास सूचकांक को, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है ना, इंग्लिश में भी मैंने बता दिया, HDI याद रख लेना। इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। मानव विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव सूचकांक का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया, मानव विकास के स्तर को मापने के लिए। अरे मतलब मानव विकास
यानी मानव कितने आपको विकास कर रहा है, कितना आगे जा रहा है, उस चीज को मापने के लिए एसडीआई का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है यार, तुम समझ नहीं रहे हो? समझ में आ गया? यानी मनुष्य कितना विकसित हो रहा है वो एचडीआई के माध्यम से पता लगता है। एसडीआई किसी देश के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का संयुक्त माप है। मतलब कौन से देश में कितना शिक्षा में लोग आगे हैं, स्वास्थ्य बेहतर है लोगों का, जीवन स्तर बेहतर है मेरे भाई, एसडीआई बताता है। यह केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि लोगों के समग्र विकास को दर्शाता है। यानी लोग का केवल हेल्थ देख के नहीं बताएगा उनके विकास को, सब देखेगा, उनके पास कितना शिक्षा है, उनके पास कितना अच्छा हेल्थ है, कितने पैसे कमाते हैं, ओवरऑल सब चीज को मापने के बाद बताएगा वो कितना देश आगे है या लोग कितने आगे हैं, कितने डेवलप है, कौन देश के कौन लोग कितने बेहतर हैं। समझ में आया? या कौन राज्य के लोग कितने बेहतर हैं। कहोगे अच्छा जी सर यही होता है एसडीआई? हाँ जी। मानव विकास सूचकांक एसडीआई क्या है? तो मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त यानी कि कंपोजिट सूचकांक है जिसके द्वारा आधार पर विभिन्न देशों के मानव विकास स्तर की तुलना की जाती है। मतलब कौन देश में कौन मानव के विकास कितना अधिक है तुलना किया जाता है। जैसे दो देशों के आदमी को उठा लो, दोनों देशों के आदमी में तुलना किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, कौन देश के आदमी कितना विकसित है। क्या बात समझ में आई रे लाडले? कहोगे आई सर ऐसे काहे कर रहे हो सर, मेरा मन चलो एसडीआई के 3 प्रमुख आयाम बताओ। तो सबसे पहले लंबा एवं स्वस्थ जीवन होना, व्यक्ति लंबे समय तक जिंदगी जीवे। अब लंबा होने का मतलब 8 फीट का व्यक्ति ना हो जाए पहाड़ की तरह दिखाई दे, ना 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 लड़ले। जीवन स्तर उसका लंबा हो, 60 साल की जगह 80 साल जिए, मस्त जिए, खुशहाल जिए। ये है। इसका मापन जन्म के समय जीवन प्रत्यक्ष यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ के आधार पर किया जाता है। ये डॉक्टर वगैरह जब बच्चे का जन्म होता है तभी माप लेते हैं। जीवन प्रत्यक्षा लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा देख लेते हैं। अगला है जीवन प्रत्यक्षा का अर्थ क्या है? किसी नवजात शिशु के औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है, ये होता है जीवन प्रत्याशा। क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि लाइफ से एक्सपेक्टेशन इंसान निकालता है कि 60 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, ये सब चीजें। जीवन प्रत्यक्षा अधिक होने का अर्थ है कि उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है। अगर ये पता चल जाए कि उस लड़के का जीवन कितना साल का है तो उससे अनुमान लगाया जाएगा कि उस देश का स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है। और अगला है ज्ञान। ज्ञान को भी मापा जाता है। ज्ञान का आकलन शिक्षा से किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्न संकेत का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला, औसत स्कूली शिक्षा अवधि, यानी कि लड़का कितना स्कूल में तेज है, कितना पढ़ रहे हैं, कितने संख्या में लोग पढ़ रहे हैं, कितने टॉप कर रहे हैं, कितने मतलब अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, सब रिकॉर्ड में होता है, तो इससे देश का नाम होता है। अब समझ में आया? तुम्हारा नंबर कम था ना, तो तुम देश के लिए क्या किया रे? बताओ। अपेक्षित स्कूली शिक्षा अवधि ये देखा जाता है ना? मतलब लोगों ने कौ साल तक स्कूल करा है। ठीक है। कहोगे अच्छा जी सर। शिक्षा का उच्च स्तर मानव विकास को बढ़ाता है। तो अगर शिक्षा में कोई अच्छा है, अच्छा नंबर लेकर आ रहा है, ज्यादा समय तक स्कूलिंग करा है, कॉलेज गया है, पढ़ा है, फिर नौकरी ले लिया है, मतलब कि वो नाम रोशन किया है देश का। समझ रहे हो? अगला है सम्मानजनक जीवन स्तर। ये क्या होता है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंग्लिश छोड़ो। सम्मानजनक जीवन स्तर। सम्मानजनक, इसका मापन प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा किया जाता है ना? यह लोगों की आय अधिक होगी, मतलब यदि अगर कोई भी लोग की आय अधिक होती है यानी वो ज्यादा कमा रहे हैं तो वे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे। समझ में आ गया? तो उससे भी पता लगता है। अगर मान लो बहुत महंगा महंगा मार्केट में 100 पीस आ जाए, बहुत महंगा महंगा, और उसको लोगों ने खरीद लिया, उसका एक टाइम लिमिट था, मान लो 2 दिन में बेचा जाना चाहिए। भारत में आ गया 100 को चीज करोड़ों का, 100 बेचा गया, मतलब उससे पता लगा कि लोगों के पास आय है, पैसे कमा रहे हैं, मतलब शिक्षा में भी लोग आगे हैं, स्वास्थ्य में भी बेहतर है, लंबे समय तक जी रहे हैं, और भैया आय में भी ज्यादा है। जो चीज आ रहा है खरीद लेते हैं, जो भी चैलेंज किया जाता है भारत के लोग पूरा कर देते हैं पैसे के मामला में। तो मतलब पैसे के मामला में भी भारत आगे है। तो इस तरह से देखा जाता है मेरे भाई, पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट रखा जाता है कि देश में कौन सा स्थान है। केवल प्रधानमंत्री को ब्लेम करने से और मुख्यमंत्री को, ठीक है, तुम्हारी असलियत नहीं छुपेगी रे लाडले। तू कितना बेहतर है, तेरे से ही तो देश रिप्रेजेंट हो रहा है दूसरे दूसरे देशों में। समझ में आ रही है तेरे को? चलो कोई बात नहीं। आगे एसडीआई का महत्व क्या क्या है? विभिन्न देशों के मानव विकास की तुलना करने में सहायता करता है। मतलब तुलना करता है अलग अलग देशों में कि कहाँ के लोग कितना विकसित है। एसडीआई का एक काम है सबसे पहला
विकास का वास्तविक स्वरूप बताता है, यानी कहाँ कितना विकास हो रहा है, एसडीआई बताता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहोगे, ठीक है। नीति निर्माण में सरकारों का सहायता करता है, नीति निर्माण में मतलब नियम वम बनाने में सरकार को मदद करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के बीच संतुलित विकास का आकलन करता है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और आय इन तीनों में समानता है या नहीं, लोग कितना स्वस्थ हैं, कितना शिक्षा ले रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, इन सभी में संतुलित विकास को बताता है कि कौन चीज आगे है कौन पीछे है। केवल आर्थिक वृद्धि के बजाय मानव कल्याण को महत्व देता है। ये आर्थिक वृद्धि को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है एसडीआई, मानव विकास ओवरऑल पूरे मानव अपने आप को कैसे विकसित कर रहा है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और आय में, सब में अगर बेहतर कर रहा है तब उसे मानव विकास के अंतर्गत लिया जाएगा। वरना तुम खूब पैसा कमा रहे हो, हेल्थ बिगड़ल है, डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, भाई ढेर सारे बीमारी पाल कर रखे हो, कैंसर है, तो तुम्हें वो मानव विकास में नहीं रखा जाएगा, कितना भी तुम पैसा क्यों ना कमा लो लाडले। एसडीआई के आधार पर देशों का वर्गीकरण है, यानी एसडीआई के आधार पर देश को बांटा गया है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को सामान्य 3 वर्गों में रखा गया। पहला उच्च मानव विकास, यानी कि कहाँ कहाँ के लोग ज्यादा विकसित हैं। उच्च का मतलब सबसे ज्यादा, उच्च जीवन प्रत्यक्ष देखा जाता है, जीवन शिक्षा स्तर और अधिक प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों चीज देखा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। कहोगे ठीक है। मध्यम में क्या देखा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का मध्यम स्तर, यानी बीच वाला। आप नॉर्मल पढ़ने में भी होनी चाहिए, नॉर्मल आपका स्वास्थ्य भी होना चाहिए, और नॉर्मल आप पैसे कमा रहे हो तो मध्यम में आएगा। और स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, शिक्षा बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास नॉलेज बहुत है और पैसे भी ज्यादा कमा रहे हो तो उच्च स्तर में आएगा, ये मध्यम में आएगा। और निम्न में क्या आता है, कम आय, बहुत कम पैसे कमा रहे हो, कम शिक्षा, कम पढ़े लिखे हो, कमजोर स्वास्थ्य है तुम्हारा, मतलब टाइम टाइम पे बिगड़ जाते हो भाई साहब, समझ रहे हो। हाँ, तो 3 वो स्तर है। पहला स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्यक्षा, दूसरा है शिक्षा, औसतम एवं अपेक्षित स्कूली शिक्षा अवधि, और तीसरा पड़ा था जीवन स्तर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो ये 3 वो चीज है, आयाम और मापन का आधार। मतलब स्वास्थ्य को मापा जाता है जीवन प्रत्यक्षा से, शिक्षा को मापा जाता है औसत एवं अपेक्षित स्कूली शिक्षा अवधि से, और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो ये 2 वो चीज 3 वो अपने अच्छे तरीके से देख लिया, इसे पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेन चीज है एनसीईआरटी बुक, कहोगे क्या है सर। एसडीआई का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा हुआ था। यानी एसडीआई का प्रकाशन कौन करता है, यूएनडीपी करता है, पूरा नाम याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। एसडीआई एक संयुक्त सूचकांक है। तो एसडीआई क्या है, एक सूचकांक है। एसडीआई के 3 आधार हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इन तीनों को लेकर मानव विकास के बारे में बताता है। और जीवन प्रत्यक्षा स्वास्थ्य का प्रमुख संकेतक है। जीवन प्रत्यक्षा स्वास्थ्य का क्या है, एक संकेतक है, यानी जीवन प्रत्यक्षा ही बताता है स्वास्थ्य के बारे में, तुम्हारा कैसा स्वास्थ्य है। और जीएनआई प्रति व्यक्ति सम्मानजनक जीवन स्तर का प्रमुख संकेतक है। समझ में आ गया, मैंने संकेत देता है, जीएनआई व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन के बारे में बताता है, बस इतना याद रख लेना। कहोगे ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, पीडीएफ ले, आपको पता है सब तुम्हारे बैचेस में है ही, अच्छे तरीके से पीडीएफ मिल जा रहा है। 100 बैच में मेरे भाई पढ़ो ना यार अच्छे तरीके से, क्या कर रहे हो तुम लोग, 699 रुपए के बैच लेके इतना गर्दा मचा रहे हो। ऐसा 1500-1800 वाले कंटेंट नहीं देते लाडले है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वो क्लास नंबर 1 पे है, मिलियन में सब्सक्राइबर है सर, अरे उससे बेहतर कंटेंट देते हैं लाडले, कभी चेक तो कर ऐप में। तुमको क्या देता हूँ, स्टिकी नोट्स दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे ही रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज तुम्हें दे ही रहा हूँ, नोट्स तुम्हें जो पढ़ाता हूँ चैप्टर वाइज दे ही देता हूँ, टेस्ट तुम्हें मिल ही रहा है। अब तुम मेरे को बताओ कि बचता क्या एग्जाम के लिए, पीवाईक्यूज दे करता हूँ, मॉडल पेपर मिल ही जाता है, खतरनाक वाली तैयारी कराता हूँ रे लाडले। मानव विकास के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय नहीं, केवल भारत देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दूसरे दूसरे देश में हम देखेंगे। मानव विकास का स्तर सभी देशों में समान नहीं है, हर देश में अलग अलग है मानव विकास का जो स्तर है, यानी लेवल है। कुछ देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आय का स्तर बहुत ऊंचा है, यानी कई देश के लोग स्वास्थ्य में अच्छा है, शिक्षा में अच्छा है और पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं, जबकि कुछ देशों में इनका स्तर बहुत ही निम्न है, कम पढ़े हैं, कम पैसे कमाते हैं, स्वास्थ्य खराब है। इसलिए विश्व के देशों में मानव विकास स्पष्ट असमान दिखाई देता है। असमान मतलब संतुलित नहीं है, हर जगह बराबर नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो मानव विकास में क्षेत्रीय भिन्नता है, यानी क्षेत्र को लेकर मतलब डिफरेंस है, भिन्न भिन्न लोग हैं, मतलब अवस्थाएं अलग अलग है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास का स्तर अलग अलग है। उच्च मानव विकास वाले देश कौन कौन है, मध्यम वाले कौन कौन है, निम्न वाले कौन कौन है। तो उच्च वाले देखेंगे, इन देशों में जीवन प्रत्यक्षा यानी कि जीवन जीने का जो है मतलब स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छा है,
और आय का स्तर भी अच्छा, यानी पैसे भी अच्छा कमा लेते हैं। कौन कौन देश के लोग? उच्च स्तर, उच्च जीवन प्रतीक्षा, लगभग पूर्ण साक्षरता, गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं, उच्च प्रति व्यक्ति आय, आधुनिक तकनीकी का उपयोग और कम, मतलब लोग भी कम मरते हैं, बचपन में पैदा होते हैं तो टेक्नोलॉजी ज्यादा है, और क्योंकि हेल्थ अच्छा रहता है। कौन कौन देश में ये सब चीजें अच्छी है? मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और बताओ आय, सब बेहतर है। देखो अच्छे तरीके से देख लो, इस देश में लोग उच्च स्तर में आते हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड और जर्मनी, यहाँ के जो लोग हैं मेरे सखा, ये टॉप पोजीशन पे आते हैं, उच्च, है ना, मतलब उच्च मानव विकास में आते हैं। नाम याद रख लेना, मैंने आपको 5 से 6 देश के नाम बताया। मध्यम वाले, इन देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का स्तर क्या है? मध्यम है, मतलब ना तो ज्यादा अच्छे हैं ना तो ज्यादा बुरे हैं, वो मध्यम होता है। विकास का गति तेज, मतलब विकास की गति तेज तो होती है लेकिन बहुत तेज नहीं होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार जारी, यानी कि अगर बिगड़ रहा है तो स्वास्थ्य को अच्छा किया जा रहा है। पूर्ण रूप से लोग अच्छे नहीं है। औद्योगिकरण बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, मतलब मशीन वगैरह, ठीक है। पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। आय में से क्षेत्रीय असमानता है, मतलब कहीं के लोग, मतलब एक देश को उठा लो तो उसके जो कुछ कुछ क्षेत्र हैं वहाँ अच्छे कमाते हैं लेकिन कहीं बहुत बुरे कमाते हैं, कम कमाते हैं, इसलिए मध्यम में आ गया। कौन कौन से देश हैं? जैसे भारत मध्यम में आता है यार। भारत के लोग देखोगे तो ज्यादातर गरीबे हैं, कम ही कमाने वाले ज्यादातर लोग हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है भारत में, आपको पता है। कहोगे हाजी सर, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम और ब्राजील, ये सब देश के नाम याद रख लेना, ये मध्य में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? मध्यम। हम लोग किस में आते हैं? मध्यम में आते हैं। अगला देखो, निम्न मानव विकास वाले देश, सबसे कम वाले देश कौन कौन है? जहाँ कम जीवन प्रतीक्षा है, कम प्रति व्यक्ति आय है, मतलब बहुत कम कमाते हैं, अब बहुत ज्यादा गरीबी है, स्वास्थ्य खराब है, उच्च शिक्षा, मृत्यु ज्यादा है, तो स्वास्थ्य के कारण मतलब लोग ज्यादा मर रहे हैं। तो नाइजर, चाड, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, ठीक है। तो ये सब जो देश है, मैंने आपको बहुत प्यार से सारी चीजें बता दी। मानव विकास में अंतर के प्रमुख कारण, यानी मानव विकास में जो अंतर है उसका कारण क्या है? क्योंकि मानव विकास को लेकर अंतर है, हर जगह अलग अलग तरीके के लोग हैं। कहोगे हाँ जी सर, तो आप देखते हैं विश्व में मानव विकास के स्तर में अंतर निम्न कारणों से हो सकता है। सबसे पहला आय में अंतर हो सकता है, दूसरा बेरोजगारी के कारण इतना ज्यादा अंतर है। कहोगे हाँ जी सर, तो अलग अलग जगह पे भैया अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो सिंपल है। औद्योगिक विकास का स्तर, मतलब लोगों के पास टेक्नोलॉजी कम है। सामाजिक कारण देखोगे तो शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधा और लैंगिक समानता, ये सब। राजनीतिक कारण में स्थिर सरकार, लोकतंत्र और शांति एवं सुरक्षा, और प्राकृतिक कारण, तो ये सब तुम्हारे आ जाएंगे। प्राकृतिक कारण में जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों का उपलब्धता और प्राकृतिक आपदाएं, ये सब चीजें हैं। इसलिए सब अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करा जा रहा है मानव विकास को लेकर, कहीं ज्यादा विकसित है कहीं कम है, ये सब कारण था। विकसित एवं विकासशील देशों में क्या अंतर है? देखो ध्यान से, उच्च आय, बेहतर स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा, ये तीनों अगर उच्च है ना, तो विकासशील देश हैं। कहोगे अपेक्षाकृत कम आय, स्वास्थ्य असुविधा, सीमित शिक्षा, ये विकसित देश है, ये विकासशील देश है, मतलब जो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसका ये रहा। और जो विकसित देश है उसमें आय अच्छा है, स्वास्थ्य बेहतर है, शिक्षा बेहतर है। लेकिन जो विकासशील देश है, मतलब अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो वे अपेक्षाकृत कम आय, मतलब कम कमाते हैं, स्वास्थ्य सुविधा सीमित है, ज्यादा अच्छे लोग नहीं है, शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है, यानी शिक्षा भी लोगों के पास बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारी चीजें दे रखी है। तो मैं बहुत बेहतर तरीके से आप सभी को पढ़ाता हूँ मेरे भाई, हर चीज लिख डालता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बच्चे तो मेरे पीडीएफ को लेकर, है ना, मचा डालते हैं, केवल पीडीएफ को लेकर मचा डालते हैं। विश्व के सभी देशों का मानव विकास स्तर समान नहीं है, तो सही बात है कि विश्व भर में जितने भी देश हैं उसमें मानव विकास का जो स्तर है समान नहीं है, कहीं के लोग ज्यादा विकसित है, कहीं के कम विकसित है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा कुछ एशियाई देशों में मानव विकास का स्तर अधिक है, यानी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में और एशियाई देशों में उच्च स्तर है। अफ्रीका के अनेक देशों में मानव विकास का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है, यानी अफ्रीका के देशों में देख लो, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय मानव विकास के प्रमुख निर्धारक है। मतलब मानव विकास को 3 स्टेप में देखा जाता है। भारत में मानव विकास, हाय रे हाय, क्या रे क्या रे क्या, आ गया अपना देश। तो भारत में मानव विकास को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। भारत विश्व के प्रमुख विकासशील देशों में से एक है। भारत विश्व के प्रमुख विकासशील देश, मतलब उच्च में नहीं आता है, मध्यम में आता है, पहले पढ़ा था। ये विकासशील देश है, मतलब मध्यम में आता है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, संचार तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
मतलब धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो आर्थिक स्थिति में भी कर रहा है, शिक्षा में भी कर रहा है, संचार में कर रहा है, मतलब बातचीत में भी कर रहा है। फिर भी विभिन्न गणराज्यों में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच मानव विकास के स्तर काफी असमानता पाई जाती है। तो ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में देखोगे तो लोग ज्यादा कम पैसे कमाते हैं, स्वास्थ्य कमजोर, तो कहीं ज्यादा कहीं कम, तो समानता थोड़ी ना होगी यार, असमानता ही रहेगी। मतलब अलग अलग तरीके के लोग ही होंगे विकासशील के प्रगति पे। कहोगे हाँ जी सर सिंपल बात है, तुम दोसर गांव के हम दोसर गांव के, दोनों गांव का अगर हम निकालेंगे तो भैया या तो हमारे गांव विकसित होगा या तो आपका गांव विकसित होगा या मेरा कमजोर होगा। समझने वाली बात है। भारत में मानव विकास की स्थिति, भारत में मानव विकास की स्थिति यानी मानव जो अपने आप को विकास कर रहा है उसकी स्थिति देखते हैं। तो भारत में मानव विकास का स्तर समय के साथ लगातार बेहतर हुआ है। अच्छा जी, शिक्षा का विस्तार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाई गई, आय में वृद्धि के कारण मानव विकास सूचकांक में भी सुधार हुआ, यानी एसडीआई पता जब कर रहा है तो कुछ कुछ सुधार मिला है। फिर भी देश के सभी राज्यों में विकास समान नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, लेकिन समान नहीं है। समान का मतलब बराबर हो जाना, ऐसा थोड़े कभी हो सकता है। भारत में मानव विकास की प्रमुख विशेषता है, यानी भारत के अंदर मानव अपने आप को बेहतर कर रहा है, तो क्या क्या विशेषता है। सबसे पहला, भारत के अंदर शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, साक्षरता दर लगातार वृद्धि हो रही है। साक्षरता दर, साक्षरता का मतलब शिक्षा लेने वाले, तो मतलब लोग तेज हो रहे हैं। विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संसाधनों की संख्या बढ़ रही है। बालिका शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मतलब लड़की बालिका होती है तो लड़की को कहा जा रहा है, तो लड़की को भी शिक्षा अच्छा खासा दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार जैसे प्रयासों से शिक्षा का विस्तार हो रहा है। कहोगे ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, यानी भारत के अंदर स्वास्थ्य में भी सुधार लाया जा रहा है। कहोगे अच्छा। जीवन प्रतीक्षा में वृद्धि, मतलब हेल्थ को अच्छा किया जा रहा है। शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई है, मतलब पहले ज्यादा लोग मरते थे जन्म लेते समय, लेकिन अब नहीं मरते हैं, कम मरते हैं। टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है, बच्चे जब जन्म लेते हैं टीकाकरण किया जाता है। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, मतलब अस्पताल खुल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं। आय में वृद्धि, तो भारत के लोग आय में भी वृद्धि कर रहे हैं, यानी पैसे कमा रहे हैं। औद्योगिकरण एवं सेवा क्षेत्र में विकास से आय बढ़ी है। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो गए हैं, मतलब लोगों के पास कमाई के लिए अवसर मतलब ऑप्शन मिल रहे हैं। और प्रति व्यक्ति आय में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, यानी व्यक्ति धीरे धीरे पैसे ज्यादा कमाने लगे हैं। भारत में मानव विकास की प्रमुख समस्याएं, अब भारत के अंदर मानव तो विकास कर रहा है, चलो कर रहा है, अभी हम लोगों ने देखा सब चीज में सुधार आ रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी तो होंगी ना सखा, कुछ समस्याएं भी होंगी। सबसे पहला समस्या तो आता है गरीबी। आज भी बड़ी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के आसपास या उसके नीचे जीवन यापन करते हैं। भारत के अंदर में गरीबी रेखा अभी भी है, याद रखना, उसके पास या उसके नीचे लोग रह के माने गरीबी से भी नीचे आ चुके हैं। दूसरा चीज है बेरोजगारी। युवाओं में रोजगार की कमी मानव विकास की एक बड़ी चुनौती है। मानव विकास भारत में इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बेरोजगारी है कहीं ना कहीं भारत के अंदर में। अशिक्षा, हालांकि साक्षरता बढ़ रही है, फिर भी गुणवत्ता शिक्षा सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रही है। शिक्षा बढ़ रही है लेकिन स्किल से रिगार्डिंग, कौशल से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा रही है, सिर्फ किताब रटवाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, यानी कि हेल्थ ले शरीर से। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी कई स्थानों में अपर्याप्त है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह नहीं बन पाए हैं अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में। क्षेत्रीय असमानता, कुछ राज्य मानव विकास में आगे हैं, मतलब भारत के अंदर अब 28-29 गो राज्य है, तो कुछ राज्य आगे हैं जबकि कुछ राज्य अभी भी पीछे हैं मानव विकास में। लैंगिक असमानता, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अभी भी कई क्षेत्रों में असमानता देखी जा रही है। ठीक है, तो महिलाओं को लेकर अभी भी असमानता है मेरे भाई भारत में, उसे कम करने की जरूरत है, तब ना मानव विकास होगा। अब महिलाओं के साथ भेदभाव होगा तो कैसे मानव विकास होगा सखा, जरा बताना। मानव विकास में राज्यों के बीच में अंतर, देखो भारत के सभी राज्यों का मानव विकास का स्तर समान नहीं है। जैसे उच्च में कौन कौन से राज्य आते हैं, केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ के लोग हेल्थ में अच्छे हैं, शिक्षा में अच्छे हैं, स्वास्थ्य में अच्छे हैं और पैसे भी अच्छे खासे कमाते हैं। तो केरल हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया, ये उच्च आता है। शिक्षा में इसकी विशेषता है कि उच्च साक्षरता है, यानी पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतर स्वास्थ्य है, अधिक जीवन प्रतीक्षा है, मतलब लंबा समय तक यहाँ के लोग जी पाते हैं, और अपेक्षाकृत उच्च आय है, मतलब पैसे भी अच्छे खासे कमा लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा है निम्न मानव विकास वाले राज्य कौन कौन से, निम्न मतलब सबसे नीचे वाले। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सबसे नीचे आते हैं।
याद रख लेना। अब कहोगे बिहार में तो लोग पढ़ते हैं, नहीं नहीं, एक आध दो बार। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट, रोहतास जिला में, तो ये साक्षरता में नंबर 1 पे आता है। दो तीन गो चार गो राज्य से नहीं होता ना, पूरे बिहार को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये जो है निम्न मानव विकास में आता है। इसका मुख्य कारण है कम साक्षरता, कम लोग पढ़े, गरीबी ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं अच्छी, रोजगार में सीमित अवसर। ठीक है मतलब रोजगार में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है, बस खाली सरकारी नौकरी। भारत में मानव विकास बढ़ाने का उपाय, यानी अगर हमें भारत में मानव विकास को बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या क्या करना होगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार, अच्छा शिक्षा लाना होगा, स्किल उसके सिखाना होगा। नौकरी के अलावा भी बच्चों को बहुत सारी चीज, बिजनेस वगैरह का, AI का, इन सबको सिखाना होगा, यूज करना। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना होगा, और महिलाओं को सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को समान अधिकार देना होगा, एम्पावरमेंट देना होगा, और जो चाहे वो कर सकती हैं। गरीबी एवं कुपोषण को कम करना होगा, जो लोग गरीबी में जूझ रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जूझ रहे हैं, उनको थोड़ा सा समान अवसर देना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्ण तरीके से विकसित करना होगा। ठीक है, जो हो नहीं रहा है, भारत के अंदर हो नहीं रहा है, तो सब चीजों को करना होगा। उच्च मानव विकास वाले राज्य, यानी मानव विकास वाले राज्य कौन कौन से हैं? केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना। इन राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, मतलब जितना आप कर सकते हो। इसकी विशेषताएं क्या है? उच्च साक्षरता दर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अधिक जीवन प्रतीक्षा, कम शिशु मृत्यु दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय, और महिलाओं में बेहतर सामाजिक। और प्रथम मानव विकास वाले राज्य कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इंसान अच्छा विकसित कर रहा है, तो प्रथम के अंदर आते हैं। तो प्रमुख राज्य ये रहे कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड। ये सब तो आप याद नहीं कर पाओगे लेक्चर देखते देखते, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा या PDF लेना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप ले सकते हो। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारा बैच में ऑफर है 699 में। यहाँ आपको है जो 399 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में लड़ने वाला, और 399 में जो आपको नोट मिलता है चैप्टर वाइज, इन दोनों को अलग अलग लोगे तो टोटल 800 रुपया लग जाएगा मेरे भाई। लेकिन इस सब को इसी बैचवे में दे दिया गया है, 100 बैच में, और ऑल सब्जेक्ट आपको मिलता है, और बेहतर तरीके से आप हम लोगों के साथ मिलकर पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐप डाउनलोड करो, जो हमारा एक विकल्प है। हम लोग सब कुछ देते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। एक विकल्प हमारे टी-शर्ट पे भी आपको दिख रहा है, तो इसी को डाउनलोड करना है। ठीक है, एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप बोलो कि मुझे बैच लेना है, या मुझे नोट्स लेना है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है। या तो अलग अलग करके ले सकते हो, या तो एक में सब मिल जाएगा, या किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होता है, किसी को नोट चाहिए होता है, तो वो ले सकता है। समझ में आ गया? अगला अगर देखेंगे तो निम्न मानव विकास वाले राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब भी है। इसकी विशेषताएं क्या है? कम साक्षरता है, अधिक गरीबी है, स्वास्थ्य सुविधा में कमी है, और बेरोजगारी की समस्या है, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी है। कहोगे हाँ जी सर। तो इस तरीके से सारी चीजें अब खत्म होने वाला है चैप्टर। राज्यों में मानव विकास में अंतर के कारण क्या है? जैसे राज्य हैं बहुत सारे, तो मानव विकास में अंतर है, कोई उच्च में आ रहा है, कोई निम्न में आ रहा है। कहोगे हाँ जी सर, कोई ज्यादा अच्छा है, कोई बहुत खराब है भारत में। तो जहाँ साक्षरता अधिक है वहाँ मानव विकास अधिक होता है, सिंपल है। तो शिक्षा का दर, स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर अस्पताल, डॉक्टर और टीकाकरण मानव विकास को बढ़ावा देते हैं, यानी स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र विकास से लोगों की आय बढ़ती है। तो जिस राज्य में उद्योग होगा, व्यापार होगा और अच्छे खासे ऑप्शन मिलेंगे, तो वहाँ के लोग विकसित होंगे। महिलाओं की स्थिति देख लो, तो कह रहा है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भागीदारी बढ़ने से मानव विकास में सुधार आएगा। लेकिन महिलाओं को शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार दिया जा रहा है बेहतर तरीके से। सरकारी नीति अगर देखोगे भारत में, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण और रोजगार संबंधित योजनाएं भारत में, यानी कि मानव विकास को प्रभावित करती हैं। और भारत में मानव विकास सुधारने के प्रमुख उपाय ये रहे। बस तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया मेरे भाई। कौन कौन से हैं? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं का विस्तार हो, मतलब गांव में भी हॉस्पिटल हो, रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, लोगों को अवसर मिले रोजगार करने का, यानी कि जॉब वगैरह मिले, महिला एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण हो, यानी कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सके, गरीबी में कुपोषण को उन्मूलन करो, मतलब मान लो गरीबी को कम करना, सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, यानी समाज में जो असमानता है, भेदभाव है, लिंग को लेकर, जाति को लेकर, कलर को लेकर, ये सब को खत्म करो। स्वच्छ पेयजल, यानी साफ पानी पीने को मिले, स्वच्छ सुविधाएं मिले, इन सब का विस्तार हो, तो मानव विकास हो सकता है। और ये सबसे छोटा चैप्टर था, और हम लोगों ने 1 घंटे में इस चैप्टर को खत्म कर डाला, 50 मिनट में खत्म कर डाला मेरे भाई। ठीक है, तो बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज देंगे, एंड आप बेहतर तरीके से मचा सकते हो।
आप व्हाट्सएप करो ना यार, बैचेस लो ना हमारे यार, क्या कर रहे हो, बेहतर तरीके से सब चीज़ पढ़ लोगे। अपने दोस्तों को बताओ इन सारे बैचेस के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस।